वेलकम टू लर्निंग मित्रम। आज हम क्लास 8 की भूगोल की एनसीईआरटी की बुक का एक्सरसाइज 3 देखेंगे, खनिज और शक्ति संसाधन। इससे पहले हमने एक्सरसाइज 1 और 2 की थ्योरी और क्वेश्चन आंसर को डिस्कस कर लिया है। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और आप इसे आई बटन पर भी देख सकते हैं। तो चलिए इसे शुरू करते हैं। खनिज और संसाधन, शक्ति संसाधन के बारे में जानते हैं। खनिज यानी कि मिनरल। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि किसी कीड़ी सुक्रांत से मिलने धनबाद के निकट उसके पैतृक स्थान पर जा रही है। कीड़ी विशाल काले क्षेत्र को देखकर आश्चर्यचकित थी। सुकांत, यह स्थान इतना काला और धूल भरा क्यों है? उसने पूछा। यह कोयला खदान के निकट होने के कारण है। क्या आप वहाँ ट्रकों को देख रही हैं? ये सभी खनिज कोयले ले जा रहे हैं। सुकांत ने उत्तर दिया। खनिज क्या है? कीड़ी पूछती है। सुकांत कहता है, क्या आपने कभी नान बाई को बिस्कुट बनाते हुए देखा है? इसमें आटा, दूध, चीनी और कभी कभी अंडे को भी मिलाया जाता है। जब आप पके हुए बिस्कुट को खाते हैं तो आप इनके अवयवों को पृथक रूप में देख सकते हैं। जिस प्रकार बिस्कुट में मिली हुई कई वस्तुओं को आप नहीं देख सकते हैं, उसी प्रकार पृथ्वी पर चट्टानों में कई पदार्थ मिले होते हैं जो खनिज कहलाते हैं। ये खनिज पृथ्वी की चट्टान पपड़पट्टी पर सभी जगह फैले होते हैं। तो चलिए पहले खनिज को समझते हैं कि खनिज क्या होता है। खनिज यानी कि मिनरल, ये जो है धरती के नीचे पाया जाता है। जैसा कि आपने यहाँ पे देखा कि दो बच्चे आपस में बात कर रहे हैं, जिसमें कीड़ी सुकांत से पूछती है कि खनिज क्या होता है और यह जो स्थान है यह अत्यधिक काला क्यों है। तो सुकांत उसे बताता है कि खनिज क्या होते हैं, तो वो धरती के नीचे पाया जाता है। और यह स्थान काला क्यों है? कोयले होने के कारण, कोयले के धूल से यहाँ पे जो है यह काला स्थान है। उसने पूछा कि यह कोयला खदान के निकट होने के कारण, मतलब ऐसी स्थिति इसलिए है क्योंकि वहाँ पे कोयला का खदान है, इसीलिए यह जगह क्या है, देखने में हमें काला प्रतीत होता है। उसके बाद उसने एग्जाम्पल से बताया कि देखो वहाँ पे बहुत सारे ट्रक हैं, उस पर जो है कोयले लदे हैं, यही कोयले खनिज कहलाते हैं और ये खनिज जो है धरती के नीचे हमें मिलते हैं। उसके बाद उसने एक और एग्जाम्पल दिया जिसे कीड़ी आसानी से खनिज को समझ सकती थी। उसने बताया कि जिस तरीके से तुम बिस्किट खाती हो, बिस्किट को बनने में क्या क्या लगते हैं, तो आटा, दूध, चीनी और कभी कभी अंडे को भी मिलाया जाता है। और हम क्या करते हैं, पका हुआ बिस्किट खाते हैं। तो हम बिस्किट खाकर यह अनुभव कर लेते हैं कि बिस्किट, लेकिन उसमें जान नहीं पाते हैं कि क्या क्या चीज़ें उसके अंदर है। इसी तरीके से पृथ्वी बिस्किट की भांति है, लेकिन उसके अंदर मिनरल जो है वो आटा, दूध, चीनी जैसे हैं। जैसे कि यहाँ पे कोयला, तांबा, हीरा, सोना, लोहा, ये सारी की सारी चीज़ें खनिज कहलाती हैं जो धरती के नीचे पाई जाती है। खनिज भी वही होंगे जिसका मनुष्य प्रयोग करता है अनेक चीज़ों में। देखिए यहाँ पे एक चित्र दिया हुआ है कोयले की खदानों में ट्रक का भाड़ा, मतलब ट्रक पे जो है वो कोयला पूरी तरीके से भरा हुआ है और एक स्थान से दूसरे स्थान इसे ले जाया जा रहा है। अब आगे बढ़ते हैं। आपसे पूछा जा रहा है कि क्या आप जानते हैं कि आपके भोजन में नमक और आपकी पेंसिल में ग्रेफाइट भी खनिज है। आप जिस पेंसिल का प्रयोग लिखने में करते हैं उसकी जो नोखिन होती है वो किस चीज़ की बनी होती है, तो वो ग्रेफाइट की बनी होती है। ग्रेफाइट भी एक प्रकार का क्या है, मिनरल है। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो मिनरल कहलाती हैं। जैसे आपने टल्कम पाउडर का नाम सुना होगा, जो कि टल्क नाम के पत्थर से बना होता है। प्राकृतिक रूप में एक प्राप्त होने वाला पदार्थ जिसका निश्चित रासायनिक संगठक हो वह एक खनिज है। खनिज सभी स्थानों पर समान रूप से वितरित नहीं है, यह पूरे विश्व में अलग अलग जगहों पर फैला हुआ है जो कि आसानी से अभिगम्य नहीं है। जैसे आर्कटिक महासागर, संस्तर और अटलांटिका। खनिज विभिन्न प्रकार के भूवैज्ञानिक परिवेश में अलग अलग दशाओं में निर्मित होते हैं। वे बिना किसी मानवीय हस्तक्षेप के प्राकृतिक प्रक्रियाओं द्वारा निर्मित होते हैं। वे अपने भौतिक गुण जैसे कि रंग, घनत्व, कठोरता और रासायनिक गुण या विलयता के आधार पर पहचाने जा सकते हैं। जैसे कि खनिज जो है हमें एक ही स्थान पर नहीं मिलेंगे। तांबा, लोहा, सोना या फिर अन्य मिनरल्स जो हैं ये एक ही स्थान पर नहीं पाए जाते। विश्व में बहुत सारे स्थानों पर हमें देखने को मिलते हैं। इनकी पहचान जो है हम कैसे कर सकते हैं, इनके गुणों से, इनके रंग से और इनके कठोरता से, रासायनिक गुण तथा विलयता के आधार पर। जैसे कुछ जो मिनरल होंगे वो उनके स्वभाव में वे लचीले होंगे, मतलब उन्हें पकड़ने पे लचीलापन अनुभव होगा। और कुछ जो होंगे वो कठोर होंगे, कुछ का रंग काला होगा तो कुछ का रंग पीला होगा। इसके आधार पर बहुत सारे ग्रेफाइट होते हैं जो अपने रंग, घनत्व और कठोरता के आधार पर पहचाने जाते हैं। आप भी सोचिए कि और अन्य खनिज क्या क्या हो सकते हैं, उनके रंग और उनके गुण क्या क्या हो सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। खनिजों के प्रकार क्या हैं? अब जानते हैं खनिजों के प्रकार के बारे में कि खनिज कितने प्रकार के होते हैं। जैसा कि यहाँ डायग्राम से बताया गया है कि खनिज दो प्रकार के होते हैं, एक धात्विक और दूसरा अधात्विक। धात्विक के अंतर्गत लौह अयस्क और अलौह अयस्क आते हैं। चलिए हम इससे जानते हैं कि पृथ्वी पर 3000 से भी अधिक खनिज है, मतलब इनकी प्राकृतिक अवस्थाएं और इनके रंग रूप के आधार पर खनिजों को
3000 वर्ग में बांटा गया है। संरचना के आधार पर खनिजों की मुख्यतः धात्विक और अधात्विक खनिजों में वर्गीकृत किया गया। जैसा कि आप चित्र से समझ सकते हैं कि यहाँ पे एक चित्र दिया गया है जिसमें खनिज का बंटवारा दो तरीके से किया गया है। धात्विक के अंतर्गत लौह और अलौह चीजें आती हैं। अब चलिए इन्हें समझते हैं कि धात्विक खनिजों में धातु कच्चे रूप में होती है। धातुएं कठोर पदार्थ है जो ऊष्मा और विद्युत को सुचालित करती है, जिसमें कि घुती या चमक की विशेषता होती है। लौह अयस्क, बॉक्साइट, मैग्नीज अयस्क इनके कुछ उदाहरण हैं। धात्विक खनिज लौह तथा लौह अलौह हो सकते हैं। लौह खनिज में जैसे कि लोहा, लौह अयस्क, मैग्नीज और क्रोमामाइट में लोहा होता है। अलौह खनिज में लोहा नहीं होता है, किंतु कुछ अन्य धातु यथा सोना, चांदी, तांबा या सीसा हो सकते हैं। अब चलिए इन्हें समझते हैं कि धात्विक चीजों में जो कच्चे धातु होती हैं वो क्या होती हैं? कठोर। जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल लिया गया है लोहा का, उसके अलावा बॉक्साइट का, उसके अलावा मैग्नीज और अयस्क। इसके बहुत सारे उदाहरण आपको देखने को मिलेंगे। लोहा का भी वर्गीकरण अन्य कैटेगरी में किया गया है, जिससे आपको आगे पढ़ने को मिलेगा कि और खनिज जो है कितने प्रकार के हो सकते हैं। लौह से हमारा अर्थ है जिसके अंतर्गत लौह तत्व पाया जाता है। अलौह वैसे तत्व होते हैं जिनमें लोहे के गुण नहीं पाए जाते हैं। मतलब ये जो होते हैं लोहे के मुकाबले काफी ज्यादा लचीले होते हैं। इनका चमक, रंग, रूप क्या होता है? अलग होता है। जिसमें कि आप अलौह में क्या क्या आ सकते हैं और क्या ले सकते हैं? तो धातु, सोना, चांदी, तांबा और सीसा, इन्हें अलौह कहते हैं। अधात्विक खनिजों में धातुएं नहीं होती हैं। चूना, पत्थर, अभ्रक और जिप्सम इन खनिजों के उदाहरण हैं। खनिज ईंधन जैसे कि कोयला और पेट्रोलियम भी अधात्विक है। मतलब इसमें किसी भी तरीके का धातु नहीं मिला होता है। ये आपको पत्थर की आकार के होते हैं, जिसमें कि जिप्सम और अभ्रक, चूना, पत्थर ये सब इसके एग्जाम्पल हैं। इसके अलावा जो है कोयला और पेट्रोलियम भी अधात्विक खनिज की श्रेणी में ही आते हैं। खनिजों को खनन, प्रबंधन या आखनन द्वारा निर्धारित किया था। मतलब हम खनिजों को कैसे निकाल सकते हैं? तो खुदाई करके एक तरीका है निकालने का। खनिजों का वर्गीकरण चलिए समझते हैं। एक खनन के द्वारा, एक प्रवेधन के द्वारा, आखनन के द्वारा। खनन की भी दो प्रक्रिया होती है, एक होता है विवर्त खनिजन, एक होता है कूपिक खनिजन। ऐसे खनिजों का निष्कर्षण जो है वो निकाला जा सकता है। पृथ्वी की सतह के अंदर दबी सैलों के खनिजों को बाहर निकालने की प्रक्रिया ही खनन कहलाती है। यह जो है हमारी पृथ्वी में, जमीन में काफी ज्यादा नीचे गहरे अंदर दबे होते हैं पृथ्वी के मट्टी तले, और खनिज जो कि कम गहराई में स्थित है वे पृष्ठीय स्तर को हटाकर निकाले जाते हैं। लेकिन कुछ खनिज ऐसे भी होते हैं जो बहुत अंदर नहीं होते, बहुत गहराई में नहीं होते हैं। इसे हम पृष्ठीय स्तर मतलब 1-2 स्तर हटाकर ही निकाल सकते हैं। इसे विवृत खनन कहते हैं। खनन वेधन जिन्हें कूपक कहते हैं, यह अधिक गहराई में स्थित खनिज निक्षेपण तथा पहुंचने के लिए बनाया जाता है। इसे कूपकी खनन कहते हैं। जैसे कि बहुत अंदर जो है तेल वगैरह पाया जाता है, पेट्रोल वगैरह, और उसके अलावा जो भी खनिज होते हैं जो कि भूमि के एकदम तल में होते हैं, तो उनको कूपिक खनिज के द्वारा जो है वो निकाला जा सकता है। आप यहाँ पे एक चित्र देखिए जिसमें कि अपतट तेल का प्रबंधन दिया गया, जिसमें कि कुछ लोग जो है किस तरीके से तेल को जमीन से निकालने का प्रयास कर रहे हैं। प्राकृतिक गैसें जो होती हैं वो भी धरातल के नीचे पाई जाती हैं। उन्हें बाहर निकालने के लिए गहन कूपों की खुदाई की जाती है। इसे प्रवेधन कहते हैं। सतह के निकट स्थित खनिजों की प्रक्रिया के द्वारा आसानी से खोदकर निकाला जाता है। इसे आखनन कहते हैं। जैसे कि हम प्राकृतिक गैसों का बहुत चीज़ों में प्रयोग करते हैं, जैसे कि घरेलू ईंधन में भी हम इसका प्रयोग करते हैं, खाना बनाने वगैरह में भी, और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जहाँ गैस का प्रयोग किया जाता है, केमिकल फैक्ट्री वगैरह में। तो ये प्राकृतिक गैस हमें कहाँ मिलती है? तो ये धरती के एकदम तले में पाई जाती हैं, जिसे गहन कूपों की खुदाई से बाहर निकाला जाता है, और इस पूरी प्रक्रिया को प्रवेधन कहते हैं। सतह के निकट जो खनिज स्थित होते हैं उसे हम आसानी से खोदकर निकाल सकते हैं। तो जिनको हम आसानी से खोदकर निकालते हैं उनको आखनन कहते हैं, और जिसमें लंबी खुदाई की प्रक्रिया चलती है उसे हम प्रवेधन कहते हैं। क्या आप जानते हैं कि आप सेल को देखकर बता सकते हैं कि इसमें तांबा है और क्यों? तब सेल का रंग जो है वो नीला प्रतीत होता है। मतलब यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि एक सेल है जिसको आप देख के बता सकते हैं कि इसके अंदर तांबा है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर जो है रंग नीला प्रतीत होता है, और आप इसे छुएंगे भी तो आपको ये थोड़ी लचीली मालूम होगी। खनिजों का वितरण। खनिज विभिन्न प्रकार के सेलों में पाए जाते हैं, और कुछ आग्नेय सेलों में पाए जाते हैं, कुछ कायांतरित सेलों में, जबकि अन्य अपसादी सेलों में पाए जाते हैं। मतलब हमारे पास जितने भी खनिज उपलब्ध हैं वो विभिन्न प्रकार में पाए जाते हैं। कुछ को आग्नेय सेलों की कैटेगरी में रखा गया है, कुछ को कायांतरित सेलों की कैटेगरी में रखा गया, और कुछ को अपसादी सेलों की कैटेगरी में। इसको डिटेल में जानेंगे। धात्विक खनिज आग्नेय और कायांतरित सेल समूह जिन्हें विशाल पठारों का निर्माण होता है। जो धात्विक खनिज होते हैं जिसमें धातु के गुण पाए जाते हैं वो आग्नेय और कायांतरित सेल के समूह में होते हैं। यह जो है विशाल पठारों का इनसे निर्माण होता है, उसमें ये पाए जाते हैं। उत्तरी स्वीडन में लौह अयस्क
ओटोरियो कनाडा में तांबा और निकेल के निक्षेपण, दक्षिण अफ्रीका में लोहा, निकेल, क्रोमामाइट, प्लेटिनियम, आग्नेय और कायांतरित सेलों में पाए जाने वाले खनिजों के उदाहरण हैं। मैदानों और नवीन वलित पर्वतों से अपसादी सेल समूहों में अधात्विक खनिज जैसे कि चूना पत्थर पाया जाता है। फ्रांस में कॉकेसस प्रदेश के चूना पत्थर निक्षेपण, जॉर्जिया और यूक्रेन के मैग्नीज निक्षेपण और अल्जीरिया के फास्फोरस संस्करण इसके उदाहरण हैं। खनिज ईंधन जैसे कि कोयला और पेट्रोलियम भी अपसादी स्तर में पाया जाता है। मतलब यहाँ जो है जितने भी खनिज हमारे पास उपलब्ध हैं उनको अलग अलग कैटेगरी में बांट दिया गया और यह हमें किस किस स्थानों पर मिल सकते हैं उसका भी नाम यहाँ पे बता दिया गया। जैसे कि यहाँ पे कहा जा रहा है कि दक्षिण अफ्रीका में हमें लोहा प्राप्त होता है, तो स्वीडन में हमें लौह अयस्क, और ओटोरियो जो कि कनाडा में, वहाँ पे हम तांबा और निकेल को प्राप्त कर सकते हैं। दक्षिण अफ्रीका में लोहा के अलावा निकेल, क्रोमामाइट और प्लेटिनियम आग्नेय भी पाए जाते हैं। इनको किस में रखा गया है, तो कायांतरित सेलों में इन खनिजों को रखा गया। मैदान और नवीन वलित पर्वतों के अपसादी सेलों समूह में अधात्विक चीजें आती है जिनमें धातु के गुण नहीं पाए जाते। आप खुद भी सोच सकते हैं कि जिनमें धात्विक गुण नहीं पाए जाते वो क्या क्या होंगे, तो कोयला, पेट्रोलियम, ये सारी चीजें प्राकृतिक गैस आ जाएंगी। फ्रांस के कॉकेस प्रदेश में हमें चूना पत्थर मिल जाता है आसानी से। जॉर्जिया और यूक्रेन में हमें मैग्नीज आसानी से मिल जाता है। अल्जीरिया में हमें फॉस्फेट संस्करण से हमें आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं। खनिज ईंधन जैसे कि कोयला और पेट्रोलियम भी अपसादी स्तर में पाए जाते हैं। आप यहाँ पे एक मैप देख लीजिए जिसके अंतर्गत बताया गया है कि विश्व लोहे, तांबे और बॉक्साइट का वितरण। देखिए यहाँ पे आसानी से दिया गया है कि विश्व में हमें लोहे, तांबे और बॉक्साइट जो है किस किस जगहों पर मिल जाएंगे, तो आप मैप देखकर समझ सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे अटलांटिक महासागर है, उत्तरी अटलांटिक है, प्रशांत महासागर है, दक्षिण अटलांटिक महासागर है, हिंद महासागर है, प्रशांत महासागर है। इन जगहों पर हमें कोयले जो है और पेट्रोलियम गैस वो आसानी से हमें मिल सकते हैं। यहाँ पे आपको कुछ चित्र जो है सांकेतिक भाषा में दिखाया जा रहा है कि यह जो है लोहा है। आप इन चित्रों के द्वारा जो है आसानी से समझ सकते हैं कि लोहा देखिए यहाँ आपको प्रशांत महासागर में मिल जाएगा। उसके अलावा हमें जो है ये भी प्रशांत महासागर में हमें लोहा मिल जाएगा। दक्षिण अटलांटिक महासागर में भी हम लोहा को देख सकते हैं। इसके अलावा बॉक्साइट भी हमें जो है प्रशांत महासागर और दक्षिण अटलांटिक महासागर में देखने को मिल रहा है। और जो है तांबा वो हमें उत्तरी अटलांटिक महासागर में देखने को मिल रहा है। फिर ऊपर की ओर जाइए तो आपको अटलांटिक महासागर में भी लोहा, तांबा जो है ये आपको आसानी से दिख रहे होंगे। आप इससे आसानी से पढ़कर समझ सकते हैं कि किन जगहों पे हमें लोहा, तांबा और बॉक्साइट जो है वो अधिक मात्रा में मिलते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। एशिया जो कि सबसे बड़ा महादेश है, चीन और भारत के पास विशाल लौह अयस्क निक्षेप है। मतलब भारत और चीन के पास जो है वो लोहे जो खनिज के रूप में उपलब्ध हैं वो काफ़ी अधिक मात्रा में पाया जाता है। यह महाद्वीप विश्व के आधे से अधिक टन का उत्पादन करता है और सारे विश्व जो होते हैं, विश्व के सभी देश वे पूरी तरीके से चीन और भारत पर निर्भर हैं लोहे के लिए। चीन, मलेशिया और इंडोनेशिया विश्व के अग्रणी 3 उत्पादनों में से एक है। चीन, मलेशिया और इंडोनेशिया में हमें टीन आसानी से उपलब्ध हो सकते हैं। चीन सीसा और एंटीमनी और टंगस्टन के उत्पादन में भी अग्रणी है। मतलब चीन में हमें सीसा, एंटीमनी और टंगस्टन भी आसानी से प्राप्त हो जाएंगे। एशिया में मैग्नीज, बॉक्साइट, निकेल, जस्ता और तांबा भी निक्षेपण में। इसके अलावा हमें एशिया प्रदेश में भारत और चीन से बहुत सारी खनिज जो है हमें आसानी से प्राप्त हो जाते हैं, जिसमें कि मैग्नीज, बॉक्साइट, निकेल, जस्ता और तांबा उपलब्ध हैं। इसके अलावा जो है हमें टीन भी आसानी से मिल जाता है, लोहा भी हमें आसानी से मिल सकता है। स्विट्जरलैंड में भी कोई ज्ञात नहीं है खनिज निक्षेप नहीं है। मतलब यहाँ पे स्विट्जरलैंड के बारे में नहीं दिया गया है कि वहाँ पे कोई खनिज है या नहीं। आप भी आसानी से इसे ढूंढकर बता सकते हैं कि स्विट्जरलैंड में खनिज है या नहीं। मैप देखकर आप आसानी से इसे जान सकते हैं। चलिए हम आगे अध्ययन करते हैं कि किन जगहों पर जो है खनिज और मात्रा में उपलब्ध है। यूरोप में विश्व में लौह अयस्क का अग्रणी उत्पादक है। यूरोप में भी जितने भी मतलब पूरे यूरोप जो है वो विश्व में क्या है, लौह अयस्क का अच्छा उत्पादन करते हैं, जिसमें कि कौन कौन से देश इसमें शामिल हैं, तो रूस, यूक्रेन, स्वीडन और फ्रांस, ये सारे के सारे जो है लौह अयस्क में विशाल निक्षेपण वाले देश हैं। इसके अलावा लोहा के अलावा जो है तांबा, सीसा, जस्ता, मैग्नीज और निकेल खनिजों के निक्षेपण पूर्वी यूरोप और यूरोपीय रूस में भी पाए जाते हैं। उत्तर अमेरिका में खनिज निक्षेपण 3 क्षेत्रों में अवस्थित है, जिसमें से ग्रेट लेक के उत्तर में कनाडियन शिल्ड प्रदेश, अपलेशियन प्रदेश और पश्चिम प्रदेश की श्रृंखलाएं हैं। इन जगहों पर आपको लौह अयस्क, निकेल, सोना, यूरेनियम और तांबा इत्यादि खनन कंडियन और शिल्ड प्रदेश में कोयले का अल्पेशियन प्रदेश में होता है। पश्चिमी कार्डिलेरा में तांबा, सीसा, जस्ता, सोना और चांदी के विशाल निक्षेप है। हमने देखा
ऊपर की एशिया में काफ़ी ज़्यादा जो है लो अयस्क पाए जाते हैं। उसके अलावा मैग्नीज, बॉक्साइट, निकेल, जस्ता और तांबा भी उपलब्ध हैं। तो यूरोप में भी क्या है कि पूरे विश्व में यह भी पीछे नहीं है, यहाँ भी लौह अयस्क जो है वो अच्छे उत्पादन की अवस्था में, जिसमें से रूस, यूक्रेन, स्वीडन में हमें यह आसानी से देखने को मिलते हैं। फिर अमेरिका में भी बहुत सारे ऐसे स्थान हैं जैसे कि कनाडियन सिल्ड प्रदेश और अल्पलेशियन प्रदेश और पश्चिम की पर्वत श्रृंखला। इन जगहों पर लौह अयस्क, निकेल, सोना, यूरेनियम, तांबा ये हमें खनन के द्वारा जो है वो प्राप्त होता है। देखिए यहाँ पे कुछ चित्र दिए गए हैं, इसमें खनिज तेल और कोयले का वितरण। यहाँ पे ये कोयला है और ये खनिज तेल, आप आसानी से इसे देख के समझ सकते हैं। देखिए दक्षिण अटलांटिक महासागर है, यहाँ पे ये कोयला हो गया और ये जो त्रिभुज के आकार का बना हुआ ये खनिज तेल है। प्रशांत महासागर और दक्षिण अमेरिका में भी आप देखिए कि खनिज तेल का उत्पादन जो है यहाँ अधिक है और कोयले का उत्पादन जो है यहाँ पे कम है। उसके अलावा ऑस्ट्रेलिया में जो है केवल कोयला का उत्पादन है, खनिज तेल यहाँ पे नहीं उपलब्ध है। फिर ऊपर की ओर चले तो यहाँ पे अटलांटिक महासागर दिया हुआ है, जिसमें हम देख सकते हैं कि यहाँ पे कोयला और खनिज तेल में से खनिज तेल का उत्पादन जो है वो काफ़ी ज़्यादा अधिक है। उत्तर अमेरिका में कोयला और खनिज तेल दोनों बराबर ही मात्रा में उपलब्ध है। इस तरीके से हम वर्ल्ड मैप को देखकर आसानी से समझ सकते हैं कि किन जगहों पर कोयला और पेट्रोलियम चीज़ों का उत्पादन जो है वो आसानी से किया गया है। जैसे कि आप चलिए दक्षिण अमेरिका की ओर, ब्राज़ील विश्व के उच्च कोटि में लौह अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। चिली और पेरू तांबे के अग्रणी उत्पादन है। ब्राज़ील और बोलीविया विश्व में टीन का सबसे बड़ा उत्पादक है। दक्षिण अमेरिका के पास सोना, चांदी, जस्ता, क्रोमियम, मैग्नीज, बॉक्साइट, अभ्रक, प्लेटिनियम, एस्बेस्ट और हीरा के विशाल निक्षेपण भी है। खनिज में खनिज तेल जो है वेनेजुला, अर्जेंटीना, चिली, पेरू और कोलंबिया में पाया जाता है। दक्षिण अफ्रीका में हम कुछ स्थानों पर आसानी से जो है इसके बारे में जान सकते हैं कि कहाँ लौह अयस्क का उत्पादन होता है और कहाँ जो है वो पेट्रोलियम गैसें हमें मिलती हैं। तो यहाँ पे चिली और पेरू में हमें तांबा मिल जाता है। ब्राज़ील और बोलीविया में जो है पूरे विश्व में यह सबसे बड़ा टीन का उत्पादन देश है। आपको ये सारे क्वेश्चन जो है प्रश्नोत्तर में भी आएंगे, इसलिए इसे ध्यान रखें। दक्षिण अमेरिका में जो है हमें सोना, चांदी, जस्ता, क्रोमियम, मैग्नीज, बॉक्साइट, अभ्रक, प्लेटिनियम, एस्बेस्ट और हीरा जैसे विशाल निक्षेप भी हमें मिलते हैं। खनिज तेल कहाँ कहाँ आपको विश्व में से प्राप्त हो जाएंगे दक्षिण अमेरिका में, तो वो है वेनेजुला, अर्जेंटीना, चिली, पेरू और कोलंबिया में। चिली में तांबे का भी अग्नि उत्पादन देश है और क्या कहते हैं पेट्रोलियम गैस का भी उत्पादक देश है और खनिज तेल का भी। अब आगे की ओर बढ़ते हैं। अफ्रीका खनिज संसाधनों में काफ़ी ज़्यादा धनी है। यहाँ पे हीरा, सोना और प्लेटिनियम तो विश्व में सबसे बड़ा उत्पादक देश अफ्रीका ही है। दक्षिण अफ्रीका, जिम्बाब्वे और जायरे विश्व सोने का एक बड़ा भाग उत्पादित करते हैं। तांबा, लौह अयस्क, क्रोमियम, यूरेनियम, कोबाल्ट और बॉक्साइट दक्षिण अफ्रीका में पाए जाने वाले अन्य खनिज हैं। तेल नाइजीरिया, लीबिया और अंगोला में भी पाया जाता है। यहाँ से आपसे क्वेश्चन किया जा रहा है, हरा हीरा एक दुर्लभतम हीरा है। विश्व की प्राचीनतम सेल पश्चिम ऑस्ट्रेलिया में है और वे 430 करोड़ वर्ष पूर्व बने। पृथ्वी के निर्माण में मात्र 30 करोड़ वर्ष पश्चात है। मतलब यहाँ पे जो है हरा हीरा हमें बहुत कम देखने को किसी स्थान पे मिलेगा। और विश्व का सबसे प्राचीनतम सेल कहाँ पाया जाता है, तो ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। और वो कितने वर्ष पूर्व बने हैं, तो 430 करोड़ वर्ष पूर्व बने हैं। और पृथ्वी के निर्माण में बस 30 करोड़ और का ही अंतर है इन दोनों के बीच में। अब चलिए ऑस्ट्रेलिया की ओर देखिए कि ऑस्ट्रेलिया में हमें कौन कौन से मिनरल आसानी से मिल जाएंगे। तो ऑस्ट्रेलिया विश्व में बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। यह सोना, हीरा, लौह अयस्क, टीन और निकेल का अग्रणी उत्पादक है। यह तांबा, सीसा, जस्ता और मैग्नीज में भी संपन्न है। पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया के कालगुडली और कुलगांडी क्षेत्रों में सोने के सबसे बड़े निक्षेपण है। मतलब पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में दो ऐसे स्थान हैं, कालगुडली और कुलगांडी, जहाँ पे सोना बहुत ज्यादा मात्रा में उपलब्ध है। अटलांटिका विभिन्न खनिज निक्षेपण पूर्वानुमान से कुछ संभवतः विशाल के लिए अटलांटिका का भूविज्ञान पर्याप्त रूप से सुप्रसिद्ध है। ट्रांस अटलांटिका पर्वत में कोयले और पूर्व अटलांटिका के प्रिंस चार्ल्स पर्वत के निकट लोहे के महत्वपूर्ण मात्रा में निक्षेपणों का पूर्वानुमान किया गया है। लौह अयस्क, सोना, चांदी और तेल भी वाणिज्यिक मात्रा में उपलब्ध है। मतलब अंटार्कटिका में हमें जो है कई स्थानों पर जो है हमें खनिज प्राप्त होते हैं, जिसमें कि लोहा अयस्क, सोना, चांदी और तेल और वाणिज्यिक मात्रा में यहाँ पे उपलब्ध है अंटार्कटिका प्रदेश में। आओ कुछ करके देखिए कि 5 खनिजों के उपयोगों की सूची बनाइए कि 5 खनिज जिनका उपयोग हम क्या क्या करते हैं। मान लीजिए लोहे से बने हथियार जो हो गए, उसमें हथौड़ी वगैरह जो पिलास, उसके अलावा खुरपी, आप भी कुछ सोचे 5 खनिजों से बनी चीजें, जैसे कि सोना वगैरह का जो है बहुत सारी चीजें बनाई जाती है, ज्वेलरी के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। चांदी का भी प्रयोग ज्वेलरी में किया जाता है। जैसे कि 3 चीजों के बारे में हमने आपको समझाया, आप भी
कुछ और खनिजों के बारे में जाने और बताएं। ग्रेफाइट भी एक खनिज है जिसका प्रयोग जो है वो पेंसिल की नोक बनाने में किया जाता है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। खनिजों के उपयोग। खनिजों का उपयोग कई उद्योगों में होता है। रत्नों के लिए प्रयोग किए जाने वाले खनिज प्राय कठोर होते हैं, जैसे कि हम जो भी ज्वेलरी वगैरह बनवाते हैं तो उसमें जो भी अमूल्य पत्थर का प्रयोग किया जाता है वो क्या होते हैं, कठोर होते हैं। उनके रूप जो है वो अत्यंत ही ज्यादा कठोर होते हैं। तांबा एक अन्य धातु है जिसका उपयोग सिक्के से लेकर पाइप तक की प्रत्येक वस्तु में किया जाता है। जैसे कि पहले प्राचीन इतिहास में तांबे के सिक्के बहुत ज़्यादा चलाए जाते थे। अभी भी हमें जो है सिक्के बनाने में तांबा और चांदी का मिलावट किया जाता है। उसके अलावा लोहा का भी मिलावट किया जाता है। फिर जो है तांबे का उपयोग तार पे जो है पतली सी एक परत लपेटी जाती है, उनका प्रयोग तार में भी किया जाता है। और कंप्यूटर उद्योग में भी जो है सिलिकॉन क्वार्टर्ज में से प्राप्त किया जाता है। एल्युमिनियम जिसे कि उसके अयस्क बॉक्साइट से प्राप्त किया जाता है का उपयोग ऑटोमोबाइल और हवाई जहाज, जैसे कि गाड़ी में भी, कार वगैरह में, बाइक वगैरह में भी इनका प्रयोग होता है। हवाई जहाज में भी तांबे का प्रयोग किया जाता है। बोतलबंदी उद्योग में भी इसका प्रयोग करते हैं जिनकी ढक्कनें बनी होती हैं। और भवन निर्माण के लिए रसोई के बर्तनों में भी तांबे का प्रयोग होता है और एल्युमिनियम का भी प्रयोग किया जाता है। खनिजों का संरक्षण। ये खनिज जो है इनका हमें संरक्षण करना आवश्यक है, क्योंकि कुछ कुछ खनिज ऐसे हैं जो हमें भविष्य में देखने को नहीं मिल सकते। जैसे कि मान लीजिए प्राकृतिक गैस और पेट्रोलियम, दो ऐसी चीजें हैं जिनकी बर्बादी अगर हम अधिक करेंगे उनका उपयोग, तो क्या हो जाएगा, ये खनिज हमें भविष्य में नहीं उपलब्ध होंगे। जैसे कि आपने देखा होगा कि आजकल हर व्यक्ति के पास जो है वो गाड़ियां हैं और उसमें जो है पेट्रोल वगैरह डलवाए जाते हैं, तो उनकी खपत जो है वो अधिक होती है। हम इसका संरक्षण कैसे कर सकते हैं, तो जिस स्थान पे हमें गाड़ी ले जाने की आवश्यकता नहीं है वहाँ हम पैदल जाएं। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, तो पेट्रोल और डीजल वगैरह की बचत आसानी से कर सकते हैं। आप भी खुद सोचें कि खनिजों का संरक्षण हम किस प्रकार कर सकते हैं। आप जानते हैं यहाँ जैसे कि बताया जा रहा है खनिज है इसका पुनः चक्रण, कम प्रयोग और पुनः प्रयोग, मतलब कुछ कुछ ऐसे खनिज है जो विलुप्त हो जाएंगे भविष्य में, तो हम उनका पुनः प्रयोग कैसे कर सकते हैं, सोचना है और करना है। शक्ति संसाधन। सन्नी की माँ अपने दिन की शुरुआत गाइजर का बटन दबाने के साथ करती है, जिसको हम लोग गीजर बोलते हैं। वह सन्नी को जगाने से पहले उसके विद्यालय की वर्दी पर इस्त्री करती है और इसके बाद उनके लिए ब्लेंडर में एक गिलास संतरे का जूस तैयार करने के लिए रसोई घर में तेजी से पहुंचती है। सन्नी, क्या आपने स्नान कर लिया, आओ तो अपना नाश्ता कर लो। सन्नी के लिए गैस स्टोव पर नाश्ता बनाते हुए माँ पुकारती है। विद्यालय जाते समय सन्नी बत्तियों और पंखों के बटन बंद करना भूल जाता है। माँ उन बटनों को बंद करने के समय सोचती है कि शहरों में जीवन आरामदायक प्रतीत होता है, लेकिन विद्युत उपकरणों के गजट जो कि बिजली की खपत करते हैं पर अधिक से अधिक निर्भरता की मांग और पूर्ति के बीच विशाल अंतर पैदा करती है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी के जरिए ऐसे नए प्रचालन से जीवन शैलियों में बहुत तेजी से परिवर्तन आए हैं। शक्ति अथवा ऊर्जा हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। हमें उद्योग, कृषि, परिवहन, संचार और प्रतिरक्षा के लिए भी शक्ति की आवश्यकता होती है। ऊर्जा संसाधन को विस्तृत रूप से परंपरागत और गैर परंपरागत संसाधनों में वर्गीकृत किया जाता है। चलिए पहले इसे समझते हैं कि शक्ति संसाधन क्या है। शक्ति संसाधन यानी कि ऊर्जा, इलेक्ट्रिसिटी। जैसे कि यहाँ पे एक एग्जांपल दिया गया है कि सन्नी स्कूल जाने वाला एक स्टूडेंट है, उसकी माँ जो है उसके लिए क्या करती है, तो गीजर ऑन कर देती है ताकि पानी गर्म हो जाए, वो नहा ले। ये भी इलेक्ट्रिसिटी से ही चालू होता है। फिर उसकी माँ आयरन से उसके कपड़ों को इस्त्री करती है, वो भी इलेक्ट्रिसिटी से ही चलते हैं। फिर उसके अलावा माँ जाती है, गैस ऑन करती है, उसके लिए नाश्ते तैयार करती है। और सन्नी विद्यालय जाते समय जो है अपने रूम का पंखा और बल्ब करना भूल जाता है। उसकी माँ इस विषय में सोचती है कि मान लीजिए जिस समय हमारे पास विद्युत या इलेक्ट्रिसिटी नहीं था तो उस समय हमारा जीवन अत्यंत ही कठिन था। हम रात को भी अंधेरे में ही जीवन व्यतीत करते थे। धीरे धीरे आग के आविष्कार हो जाने के बाद जो है रात का जो जीवन है वो काटना आसान हो गया। फिर जिस समय हम आग का प्रयोग करते थे तो उस समय अधिक समय तक हम इसे जलाकर नहीं रख सकते थे। धीरे धीरे बिजली का उत्पादन होना शुरू हुआ और हम देखते हैं कि आज लगभग सभी जगहों पर बिजली आसानी से उपलब्ध है, लेकिन हम इसका मिसयूज नहीं कर सकते। हम इसे बचाकर हमें रखना चाहिए, क्योंकि हो सकता है आने वाले भविष्य में हमें इन चीज़ों की पूर्ति नहीं हो सके। जैसे कि यहाँ पे विद्युत संभरण हेतु राष्ट्रीय शक्ति ग्रिड जो है उसका पिक्चर आपको दिखाया जा रहा है कि किस तरीके से इस ग्रिड के द्वारा जो है पूरे जगहों पर बिजली भेजी जाती है। आप भी अपने आसपास में बहुत सारे बिजली हाउस होंगे, वहां आप इन ग्रिडों को आसानी से देख सकते हैं। परंपरागत स्रोत। ऊर्जा के परंपरागत स्रोत वो हैं जो लंबे समय तक समान उपयोग में लाए जा रहे हैं। ईंधन और जीवाश्म ईंधन परंपरागत ऊर्जा के दो मुख्य स्रोत हैं। यहाँ पे परंपरागत ऊर्जा के बारे में दिया गया है कि यहाँ पे जो भी स्रोत होते हैं वे हमें बहुत आसानी से नहीं मिल पाते, मतलब जिसका प्रयोग आज हम कर रहे हैं, जो भी खनिज संसाधन है वे एक दिन विलुप्त हो जाएंगे और हमारे सामने नहीं दिखेंगे। जैसे कि मान लीजिए
कि अगर हम पेट्रोलियम की बात करें तो उसे बनने में काफ़ी समय लग जाता है, हज़ारों करोड़ों वर्ष में वे बन पाते हैं। इस तरीके से एक मामूली इंसान के जीवन के लिए वो बहुत बड़ी बात है। इसलिए हमें क्या करना चाहिए, तो इसका प्रयोग उतना ही करना चाहिए जिसके लिए हम प्रयोग कर सकते हैं और जहाँ यह उपयोगी हो सकता है, अन्यथा इसका व्यर्थ में बर्बादी नहीं करना चाहिए। ईंधन, इसका उपयोग पकाने और ऊष्मा प्राप्त करने के लिए व्यापक रूप से होता है। हमारे देश में ग्रामीणों द्वारा उपयोग की गई 50% से अधिक ऊर्जा जो है वो हमें ईंधन से ही प्राप्त होती है। जैसे कि यहाँ पे हम एक चित्र के द्वारा डायग्राम से आसानी से समझ सकते हैं। यहाँ पे खनिज तेल दिया गया है, इसके लाभ क्या हैं? यह आसानी से परिवहनीय है टैंकर और पेट्रो रसायन उद्योगों के आधार पर। हानि क्या है कि तेल का अधिक उपयोग करने से गैस रिसाव होने के कारण जो है ऑक्सीजन में यह मिल जाएगा और हमें जो है ऑक्सीजन लेने में कठिनाई होगी। निर्मुक्त प्रदूषक के कारण जो है अम्ल वर्षा होती है। अगर हम अधिक इसका प्रयोग करते हैं खनिज तेल का, तो यह हमें प्रदूषण ही देगी। नए ईंधन का अन्वेषण आसान नहीं हो सकता है। इसके लाभ है, आसानी से यह परिवहन पाइपलाइन के द्वारा हमें मिल जाता है खनिज तेल और कोयले से अधिक स्वच्छ है खनिज तेल, लेकिन इसका उपयोग जो है ज़्यादा करने पे पर्यावरण प्रदूषित हो सकती है। तेल से यह अधिक सस्ता होता है। ऊर्जा के परंपरागत स्रोत, इसके लाभ क्या हैं? ईंधन लाभ हैं, यह सुप्राय है, बहुत संख्य लोगों द्वारा ऊर्जा प्रदान की जाती है। इसके हानि है, इसके संग्रहण में समय उपयोग होता है, अधिक समय लग जाता है और प्रदूषण फैलाने वाला यह ईंधन है, हरित गृह प्रभाव में अधिक वृद्धि करता है और निर्वनीकरण, अगर हम इसका ज़्यादा प्रयोग करते हैं तो हरित गृह प्रभाव जो है वो ज़्यादा बढ़ जाएगा। मतलब इसके कारण जो है पृथ्वी अत्यधिक गर्म होने लगेगी, जिसका प्रभाव हमें प्रदूषण के रूप में देखने को मिलता है। इसके लाभ क्या है? कोयला के लाभ विस्तृत रूप से यह उपलब्ध होता है। सर्वप्रथम जो है पहले ट्रेन वगैरह जो चलाई जाती थी उसमें कोयले का ही प्रयोग किया जाता था। विद्युत रूपांतरण के लिए यह उपयुक्त है, लेकिन हानि इससे हो सकती है अगर हम ज़्यादा उपयोग करते हैं तो यह प्रदूषण के स्रोत के रूप में उपलब्ध है। परिवहन के लिए कोयला क्या है? भारी है। जल विद्युत, इसके लाभ प्रदूषण मुक्त होता है, यह सिंचाई और मत्स्यन को बढ़ावा देता है। मतलब हम आसानी से, अगर हमारे पास जल विद्युत है तो हम खेती वगैरह में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और सस्ता होता है। इसकी हानि है, स्थानीय समुदायों का विस्थापन, निम्न क्षेत्रों का जल पलावन और स्थापित करने में यह क्या होता है? अधिक खर्चीला होता है। मतलब यहाँ पे बहुत ज़्यादा ग्रिड वगैरह लगाए जाते हैं और जो है जल से संबंधित जो यंत्र होते हैं उनका इस्तेमाल करके जल विद्युत तैयार किया जाता है। ये ऊर्जा के परंपरागत स्रोतों का डायग्राम दिया गया था। अब आगे बढ़ते हैं। पौधों और जानवरों के अवशेष जो लाखों वर्षों तक धरती के अंदर दबे रहते हैं, ताप और दाब के कारण प्रभाव से इस जीवाश्म ईंधनों में परिवर्तित हो गए हैं। जीवाश्म ईंधन कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस परंपरागत ऊर्जा के मुख्य स्रोत हैं। इन खनिज भंडार सीमित है इनकी और विश्व में बढ़ती जनसंख्या के कारण जो है इनका उपयोग अधिक हो रहा है। इसके निर्माण की दर कहीं से अधिक है, इसलिए यह शीघ्र समाप्त होने वाला है। जैसे कि यहाँ पे बताया गया है कि कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, इन चीज़ों ये जो स्रोत हैं इनकी संख्या काफ़ी ज़्यादा कम है। तो ये जितने पृथ्वी पर पाए जाते हैं या अभी जितनी इनकी खपत हुई है ये उतना ही रहेंगे, ये बढ़ेंगे नहीं, क्योंकि इन्हें बनने में हज़ारों करोड़ों लाखों वर्ष लग जाते हैं। लेकिन इसे यूज जो हम लोग कर रहे हैं उसका अगर ज़्यादा प्रयोग करते हैं तो ये आने वाले समय में ख़त्म हो सकता है। इसलिए हमें उन स्थानों पर इनका प्रयोग नहीं करना चाहिए जहाँ हम पैदल जा सकते हैं, वहाँ पर हम पेट्रोल का प्रयोग ना करें। कोयले का प्रयोग भी हम कम से कम करें। जिन जगहों पर नहीं अगर उपयोग किया जा सकता तो वहाँ हमें नहीं करना चाहिए। बहुत ही आवश्यकता हो तभी इनका प्रयोग कर सकते हैं। और प्राकृतिक गैस भी वैसे ही साधन है कि अगर हम इसका उपयोग अधिक अवस्था में करेंगे बेकार चीज़ों के लिए, जैसे मान लीजिए कि खाना बनाते समय बहुत सारे नियमों का ध्यान रखना होता है कि अगर हम खुले में खाना पका रहे हैं या किसी चीज़ से ढक कर नहीं पका रहे खुले बर्तनों में, तो उससे गैस जो है वो ज़्यादा बर्बादी होता है। तो प्राकृतिक गैस को हम रोक सकते हैं। जैसे कि हम कुकर वगैरह का प्रयोग करके खाना अगर बनाते हैं तो हम इससे प्राकृतिक गैस की खपत को कम कर सकते हैं और आने वाले भविष्य के लिए इसे बचा कर भी रख सकते हैं। यहाँ पे एक चित्र दिया गया है जिसमें कि उत्तर पूर्व में एक महिला जो है वो ईंधन ले जा रही है, मतलब जलावन के लिए लकड़ी ले जा रही है। आज भी बहुत सारे ऐसे स्थान हैं जहाँ पे जलावन के लिए लकड़ी का प्रयोग खाना बनाने में किया जाता है और अन्य चीज़ों में। तो अगर जलावन के लिए लकड़ी अधिक से अधिक चाहिए तो पेड़ों की कटाई भी ज़्यादा से ज़्यादा होगी, जिससे कि पर्यावरण प्रदूषण का खतरा हो सकता है। कोयला, यह बहुयात में पाया जाने वाला जीवाश्म ईंधन है। इसका उपयोग घरेलू ईंधन, खाना बनाने में, उद्योगों जैसे कि लोहा इस्पात वाष्प इंजन में भी इसका प्रयोग किया जाता है। विद्युत उत्पन्न करने में कोयले से प्राप्त विद्युत को तापीय ऊर्जा कहते हैं। अगर इसका ज़्यादा प्रयोग किया जाता है तो भी इससे भी पर्यावरण प्रदूषित हो जाता है। कोयला जिसे हम आज उपयोग कर रहे हैं वो लाखों वर्ष तक पूर्व विशाल फर्न और दलदल के पृथ्वी की परतों में दबने से बना, मतलब इसके निर्माण में काफ़ी कठिन समय और लाखों वर्ष लग गए हैं। कोयला इसलिए अंतर्निहित धूप के रूप में जाना जाता है।
यहाँ पे एक चित्र दिख रहा होगा तापीय ऊर्जा संयंत्र का दृश्य, जहाँ पे कोयले से इसका उत्पादन किया जाता है बड़े बड़े फैक्ट्रियों में। विश्व में अग्रणी कोयला उत्पादक देशों में कौन कौन से देश हैं? तो चीन है, संयुक्त राज्य अमेरिका है, जर्मनी है, रूस है, दक्षिण अफ्रीका और फ्रांस है। इन जगहों पर कोयला जो है वो अत्यधिक मात्रा में उपलब्ध है। भारत में कोयला उत्पादन में क्षेत्र में रानीगंज, पश्चिमी बंगाल, झरिया, धनबाद और बोकारो और झारखंड है। इन जगहों पर जो है हमें कोयला आसानी से उपलब्ध हो जाता है। पेट्रोलियम, पेट्रोल जिसे आपकी कार चलती है, जैसे कि तेल जो आपकी साइकिल को चरमराने से रोकता है। दोनों की शुरुआत गाढ़े काले द्रव्य से होती है जिसे पेट्रोलियम कहते हैं। यह सैलों की परत के मध्य पाया जाता है और इसका वेधन जो है अपतटीय व तटीय क्षेत्रों में से तेल क्षेत्रों में किया जाता है। तदुपरांत इसे परीक्षण करके उसके बाद जो है प्रयोगशाला में भेजा जाता है परीक्षण के लिए, और जहां अपरिकृत पेट्रोलियम के प्रक्रमण से विभिन्न तरह के उत्पादन डीजल, पेट्रोल, मिट्टी का तेल, मोम, प्लास्टिक और स्नेहक तैयार किए जाते हैं। पेट्रोलियम और इनसे बने उत्पादन को काला सोना कहा जाता है। ये आपको जीके के क्वेश्चन में पूछ सकते हैं कि काला सोना हम किसे कहते हैं? तो जो भी पेट्रोलियम से चीजें बनने वाली चीजें होती हैं, क्योंकि ये बहुत अधिक मूल्यवान है। पेट्रोलियम के मुख्य उत्पादक देश जो है वो इराक है, ईरान है, सऊदी अरब है और कतर है। इन जगहों से ही पूरे विश्व में जो है पेट्रोल का उत्पादन होता है। अन्य मुख्य उत्पादक में संयुक्त राज्य अमेरिका है, रूस है, वेनेजुला है और अल्जीरिया है। भारत में मुख्यतः उत्पादक क्षेत्र में असम में डिगबोई, मुंबई में बॉम्बे हाई और कृष्णा और गोदावरी नदियों की डेल्टा है। और जिन जगहों पर पेट्रोल नहीं उपलब्ध है उन जगहों पर इन देशों से ही पेट्रोल जो है वो लेकर दिया जाता है। जैसा कि हमने पेट्रोलियम के बारे में जाना कि इससे हमारी कारें चलती हैं और भी बहुत सारे वाहन में इसका प्रयोग किया जाता है, और इनकी जो संख्या है वो काफ़ी ज़्यादा कम है। इसको बनने में बहुत अधिक समय लगता है। बनने के बाद भी ये प्रयोगशाला में भेजकर जांच की जाती है। तदुपरांत जो है इससे डीजल, पेट्रोल, मिट्टी का तेल, मोम, प्लास्टिक और स्नेहक भी तैयार होता है। इसे हम किस नाम से जानते हैं? काला सोना के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे शब्द दिया गया है पेट्रोलियम, जो कि एक लैटिन शब्द है जिसका अर्थ होता है पेट्रो यानी कि सेल, ओलियम अर्थ तेल से लिया गया, इसलिए इसे पेट्रोलियम का अर्थ जो है यह सेल तेल है। अब आगे की ओर बढ़ते हैं, प्राकृतिक गैस के बारे में जानते हैं कि प्राकृतिक गैस पेट्रोलियम निक्षेपणों के साथ पाई जाती है तब निर्मुक्त होती है। अब अप्रकृतित तेल को धरातल पर लाया जाता है। इसका प्रयोग घरेलू और वाणिज्यिक ईंधनों के रूप में किया जाता है। रूस, नॉर्वे, यूके और नीदरलैंड प्राकृतिक गैसों के प्रमुख उत्पादक है। भारत में जैसलमेर, कृष्णा, गोदावरी डेल्टा, त्रिपुरा और मुंबई के कुछ अपतटीय क्षेत्रों में प्राकृतिक गैस संसाधन है। विश्व के बहुत कम देशों में के पास जो है यह प्राकृतिक गैस का भंडार है। हमारे द्वारा जिस जीवाश्मी ईंधनों के उपभोग की तीव्र वृद्धि से चिंताजनक दर से इन्हें समाप्ति तक पहुंचा दिया। इन ईंधनों के जलने से निकलने वाले विषैलक प्रदूषक भी चिंता का विषय है। जीवाश्म ईंधन का अनियंत्रित जलना और अनियंत्रित टोटी के टपकने से समान है, अंततः यह सूख जाती है। इससे हमारा ध्यान ऊर्जा के विभिन्न गैर परंपरागत स्रोतों के दोहन की ओर बढ़ाया गया है, जो कि जीवाश्म ईंधनों के लिए स्वच्छतर विकल्प है। प्राकृतिक गैस भी पेट्रोलियम की ही भांति जो है ये बहुत लंबे समय तक बनती है। इसका प्रयोग जो है हमें कम करना चाहिए, क्योंकि यह कम मात्रा में, सीमित मात्रा में उपलब्ध है। अगर हम इसका प्रयोग अधिक मात्रा में करते तो आने वाले भविष्य में हमें यह नहीं देखने को मिलेगा। प्राकृतिक गैस जो वो बहुत कम स्थानों पर पाए जाते हैं, रूस, नॉर्वे, यूके, नीदरलैंड, इन सभी जगहों से जो है पूरे विश्व में जो है प्राकृतिक गैस का उत्पादन होता है। और भारत में कहाँ कहाँ ये आपको देखने को मिलेंगी? तो जैसलमेर, कृष्णा, गोदावरी डेल्टा, त्रिपुरा और मुंबई में आप इसे देख सकते हैं। जो भी प्राकृतिक गैसों का प्रयोग अधिक किया जाता है उनसे जो है वातावरण की क्षति होता है और प्रदूषित हो सकता है। तो आप भी पेट्रोलियम जितने भी प्राकृतिक गैस उनका कम से कम प्रयोग करें, ताकि हम पर्यावरण को संरक्षित रख सकें और आने वाले भविष्य में इसका उपयोग जो है वो कम करके इसे बचा कर रख सकें। क्या आप जानते हैं कि संपीड़ित प्राकृतिक गैस यानी कि CNG एक प्रचलित पर्यावरण हितैषी ऑटोमोबाइल ईंधन है, क्योंकि यह पेट्रोलियम और डीजल की तुलना से कम प्रदूषण करती है। इसलिए हम देखते हैं कि जो भी ऑटो रिक्शा वगैरह होते हैं और कार वगैरह होते हैं उनसे जो है ये आग्रह किया जाता है कि वे इन चीज़ों का प्रयोग ना करके CNG गैस से चलने वाले वाहन का प्रयोग करें, क्योंकि यह जो है पेट्रोल के उत्पादन में कम प्रदूषित करती है और बहुत ही कम। इसीलिए इनका उपयोग करना जो है वो अच्छा हो सकता है और पर्यावरण को भी बचाए रखा जा सकता है। यह वीडियो का पार्ट 1 है, इसे आप एंड करते हैं और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अगर आप लोगों को हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक ज़रूर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों